हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। आज की वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे वाई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और इसके रिलेटेड मैंने पहले भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर हमारे पास पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया, टोम पढ़ लिया, फ्लूइड मशीनरी पढ़ लिया। विद द हेल्प ऑफ दीज सब्जेक्ट्स हम एक मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास इतना तो सिस्टम है कि हम कोई प्रोडक्ट अभी हम बना सकते हैं। इसे इस तरह से समझें कि एग्जांपल के साथ, अभी हमारे घर में खाने वाला सामान भी है, खाना पकाने वाला भी सामान है, सभी चीज़ें घर में अवेलेबल है। मगर चीज़ें अवेलेबल होना अच्छी बात है, मगर उन चीज़ों को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, उन चीज़ों को, हमारे पास चीज़ें तो अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से यूज़ कर पाते हैं, वो भी एक मेन रोल प्ले करता है। उन चीज़ों को हम उतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे जितने अच्छे तरीके से उन्हें हमने घर में अरेंज किया होगा। जैसे आप घर में ही सोच लो, हमारे पास किचन में कोई सामान होगा, उसे हम कितने अच्छे तरीके से अरेंज कर पाएंगे। एक पूरा सिस्टमेटिक वे में अगर हम उसे अरेंज कर पाएंगे तो हमें पता होगा यहाँ पर ये सामान पड़ा है, तो आप फास्ट आउटपुट जनरेट कर पाओगे। किचन में भी क्या करते हैं, आप आउटपुट जनरेट करते हैं ना। आपको इनपुट में कोई बोलता है कि ये बना दो, तो आप आउटपुट में कुछ बनाकर देते हैं किचन में। यानी कि अगर आपको चीज़ों का पता होगा कि ये चीज़ यहाँ पर पड़ी है, ये चीज़ यहाँ पर पड़ी है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आपने सिस्टम को डिज़ाइन किया होगा, तो आप क्या कर पाओगे, आप आउटपुट फास्ट जनरेट कर पाओगे। इसी तरह से इंडस्ट्री में होता है। अभी हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम अवेलेबल है, एक पूरी इंडस्ट्री हमारे पास है। मगर जब तक हम मशीन्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं करते, प्रॉपर वे में एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को अरेंज नहीं करते, उसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं करते, तब तक हम आउटपुट एक अच्छे वे में जनरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को यूज़ किए बिना भी हम आउटपुट में प्रोडक्ट बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को यूज़ किए बिना भी हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। मगर आउटपुट जनरेट करना ही हमारा मेन मोटिव नहीं होता, हमारा मेन मोटिव होता है आउटपुट बाय इनपुट। कम इनपुट में हम ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सके। कम इनपुट का क्या मतलब, कम इनपुट में टाइम भी आता है। अगर मशीन्स अच्छे तरीके से अरेंज होगी, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम अच्छे तरीके से अरेंज होगा, तो हम कम टाइम में आउटपुट ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। अगर हम कम टाइम में आउटपुट ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे तो क्या होगा, टाइम बचेगा। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रही। यहाँ पर बात को ध्यान से सुनना। एक इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर रही। ध्यान से सुनना इस बात को। वो क्या कर रही है, ये मान लीजिए हमारे पास इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को यूज़ नहीं कर रही, मशीन्स ऐसे ही पड़ी हुई हैं, ऐसे ही मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम हो रहा है। वो क्या कर रही हैं, एक प्रोडक्ट ऐसा है, उसे बनाने के लिए मान लीजिए वो 2 डे लगा रही हैं। अगर 2 डे लग रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी कि 2 डेज में उन वर्कर को भी काम करना पड़ेगा, लेबर को भी काम करना पड़ेगा। यानी कि अभी हमें लेबर को 2 डेज की सैलरी देनी पड़ेगी। अभी हम 2 डेज की सैलरी लेबर को देंगे, वो हम कॉस्ट किस में ऐड करेंगे, प्रोडक्ट में ही ऐड करेंगे, तो फिर मार्केट में वो प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्ट में बिकेगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरी इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को फॉलो कर रही है और उसी प्रोडक्ट को एक दिन में बना रही है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें एक दिन की सैलरी लेबर को देनी पड़ेगी। अगर हमें एक दिन की सैलरी दे रही है, यानी कि एक दिन की सैलरी बचा रही हैं एज़ कम्पेयर टू दिस इंडस्ट्री। ये जो पैसे बचेंगे, ये जो पैसे हमारे पास बचेंगे,
इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो आप सोचो आप किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदोगे, ए या बी का। सिंपल सी बात है, जो जिसका प्राइस कम होगा उसका ही आप खरीदोगे। इसलिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक मेन रोल प्ले करती है चीज़ों को सिस्टमेटिक बनाने के लिए। नो डाउट हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं, हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम अवेलेबल है, बहुत एडवांस चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। मगर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में अगर हम करते हैं तो आउटपुट ज़्यादा जनरेट होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हमारा मेन मोटिव यही होगा, बेसिक टर्म को स्टडी करना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना। आपको समझ आ गया ना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मेन मोटिव क्या है। इस वीडियो में मैं आपको पता क्या करूँगा, प्रैक्टिकल वे से रिलेट भी करूँगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता जाऊँगा। ओके, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्या होता है। इंडस्ट्री यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर रीड कर आपको बता दूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज़ अ field which concerned with design, improvement and installation of an integrated system of people's material, equipment and energy and technology। जो भी हमारे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, हमारे पास मशीन का सिस्टम है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, इक्विपमेंट का सिस्टम है और कोई भी और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उसे हमने सिस्टम को एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना, उसे फिर इम्प्रूव कर कर उसे कंपनी में इंस्टॉल कर देना। ओके, जैसे एक एग्जांपल मशीन्स है, अभी हम मशीन्स को किस तरह से कंपनी में या फिर इंडस्ट्री में अरेंज करेंगे वो भी हम डिसीजन लेंगे। पहले हम इस डिसीजन के ऊपर वर्क करेंगे, इसे इम्प्रूव करेंगे, फिर हम इंडस्ट्री में इंस्टॉल करेंगे। ये भी काफ़ी तरह के डिसीजन होते हैं, वो हम आगे बात करते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आपको मेन बेसिक कंसेप्ट पता चल गया। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप मेन बात ये याद रखना, कौन सी बात याद रखना, ये वाली। इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम होता है सेटिंग करना, इंडस्ट्री की सेटिंग करना। एक होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर, एक होता है प्रोडक्शन इंजीनियर या प्रोडक्शन मैनेजर। इंडस्ट्रियल इंजीनियर क्या करता है, इंडस्ट्री की सेटिंग कर देता है। सेटिंग इन दी सेंस उनमें मशीन्स को अरेंज कर देता है, उनमें मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को और वेरियस सिस्टम को परफेक्ट वे में अरेंज कर देता है। आगे हम सीखेंगे। ओके, अभी इंडस्ट्री अच्छे तरीके से अरेंज करती, उसके बाद इंडस्ट्री की जो कमांड है वो किसके पास होगी, उसके बाद इंडस्ट्री की कमांड है वो प्रोडक्शन इंजीनियर के पास होगी। किसके पास होगी, प्रोडक्शन इंजीनियर या फिर प्रोडक्शन मैनेजर के पास होगी, प्रोडक्शन मैनेजर के पास होगी। उसके बाद ओके, प्रोडक्शन मैनेजर फिर क्या क्या डिसीजन लेगा, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कब प्रोडक्शन करनी है, किस क्वालिटी पर प्रोडक्शन करनी है। ओके, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कि इंडस्ट्री को सेट करना। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बाद प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, इंडस्ट्री सेट हो चुकी है, अभी हमें प्रोडक्शन भी करनी है, उस प्रोडक्शन के रिलेटेड जो डिसीजन है वो प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन इंजीनियर लेगा। यहाँ पर सेकंड टर्म देखिए हमारे पास है, सेकंड टर्म हमारे पास है ऑपरेशन और रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च का सिंपल सा लॉजिक ये याद रखो आप, कंसर्न्ड विद द रनिंग ऑफ इंडस्ट्री। अभी हमने एक बार इंडस्ट्री को सेट कर दिया अच्छे तरीके से, अभी क्या सेट करने के बाद हम बैठ जाएंगे, कंटिन्यूसली इम्प्रूव नहीं करेंगे, नहीं है ना, हम करेंगे इम्प्रूव। क्योंकि एक बार सेट करने के बाद मशीन को मान लिया अरेंज कर दिया, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को अरेंज कर दिया, क्या ये इस बात की छोटी सोड़ो है कि ये 100% एक्यूरेट सिस्टम है। इसलिए हमें सिस्टम को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ता है, उसमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है और वेरियस सिस्टम होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि ऑपरेशन रिसर्च का मेन मोटिव यही है, कंसर्न्ड विद द रनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री अभी चल रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाना, कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते जाना। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नीचे और भी पॉइंट लिखे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज thus concerned with the bringing together and effective utilization of various resources to facilitate the efficient and effective system। जो मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। अभी हम नेक्स्ट बात को पढ़ते हैं,
प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज की वीडियो में मेन टारगेट होगा हमारा बेसिक टॉपिक्स को कवर करते जाना। अभी हम देखेंगे प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? प्रोडक्शन सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम होगा, उसे हम इनपुट देंगे। इनपुट में आप याद रखो, इनपुट में लोग पता क्या सोचते हैं, रॉ मटेरियल होता है, मैन पावर होता है, कैपिटल पैसा होता है, मशीन्स होती हैं, मगर टाइम को भूल जाते हैं। आपने टाइम को नहीं भूलना, टाइम एक बड़ी चीज़ है इनपुट में। ओके, इनपुट में हमारे पास रॉ मटेरियल, मैन पावर, कैपिटल, मशीन्स, एनर्जी, पावर, टाइम, ये सभी एक सेट है इनपुट का। ये कौन सा सेट है? इनपुट का। इसे हम वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू पास आउट करेंगे। इस प्रोसेसेस में, कन्वर्जन प्रोसेस में क्या हो सकता है? मशीन्स हो सकती है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम हो सकता है, वेरियस कन्वर्जन प्रोसेसेस हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमें एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ फिर हमें कोई सर्विस मिलती है, जहाँ फिर इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, ये है प्रोडक्शन सिस्टम। आप यहाँ पर डाउट कर सकते हैं, हमें फिनिश प्रोडक्ट तो मिल सकता है, सर्विस कैसे? यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। वहाँ से इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर स्लाइड में ऐड करता हूँ दोबारा से। अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। बहुत ही बड़ा इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग, पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? हमारे पास इनपुट में रॉ मटेरियल एक नेसेसरी होना ही चाहिए। रॉ मटेरियल, जैसे इंडस्ट्री में हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल होगा, उसे हम मशीनिंग प्रोसेस करेंगे, जहाँ फिर उस रॉ मटेरियल को यूज़ कर हम कास्टिंग कर सकते हैं, जहाँ फिर हम उस रॉ मटेरियल को यूज़ कर मेटल फॉर्मिंग कर सकते हैं। ओके, इतना तो आपने प्रोडक्शन पढ़ाई होगा। जहाँ फिर उस रॉ मटेरियल को यूज़ कर हम कुछ ज्वाइनिंग प्रोसेसेस कर सकते हैं, उसे यूज़ करके कुछ ज्वाइनिंग प्रोसेसेस कर सकते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का टर्म जो रिलेटेड है स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के रिलेटेड है। ये टर्म इंडस्ट्री के रिलेटेड यूज़ की जाती है, जिसमें हम रॉ मटेरियल को यूज़ कर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट, कास्टिंग या मेटल फॉर्मिंग, किसी भी मशीनिंग प्रोसेस से हम आउटपुट जनरेट करते हैं। आउटपुट हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। ये तो होती है मैन्युफैक्चरिंग। अभी प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन में ज़रूरी नहीं है हमारे पास इनपुट में रॉ मटेरियल हो, हम मशीन के साथ आउटपुट में एक फिनिश प्रोडक्ट दें। प्रोडक्शन हमारे घर में भी होती है। किचन ले लीजिए, किचन में हम इनपुट में मान लीजिए मैगी बना रहे हैं। ओके, इनपुट में हम बोल रहे हैं कि हमने मैगी का पैकेट यहाँ पर दिया इनपुट में। उसके बाद कन्वर्जन प्रोसेस हुआ तो हमें फिनिश मैगी मिल गई, फिनिश मैगी बनकर हमें मिल गई। ये क्या हुई? प्रोडक्शन हुई। सिंपली हमने इनपुट को आउटपुट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इनपुट को हमने आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस। सिंपली हमारे पास मैगी का पैकेट था, उसे हमने बना दिया। ओके, यानी कि हमने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। क्या इसमें हमने मशीन यूज़ की? नहीं है ना। यानी कि प्रोडक्शन एक जनरल टर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इनपुट में यहाँ पर रॉ मटेरियल देखें, मैगी है। ज़रूरी नहीं है हमारे पास रॉ मटेरियल कोई हमारे पास स्टील हो, वुड हो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम इनपुट को मशीन के साथ ही आउटपुट में कन्वर्ट करें। ओके, मशीन में कोई मेटल कटिंग हो रही है या मेटल फॉर्मिंग हो रही है, यानी कि इनपुट में हम कुछ भी, जहाँ फिर हम, और एग्जांपल देता हूँ, आप बैंक में लगे हुए हो, आप बैंक में जॉब करते हैं। ओके, आप क्या कर रहे हैं, इनपुट में आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर, या फिर विद दी हेल्प इनपुट में आप टाइम भी यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आउटपुट में एक परफेक्ट
परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं या फिर परफेक्ट कुछ थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं। यानी कि इनपुट में टाइम और इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर कर आप आउटपुट में एक इन्फॉर्मेशन या फिर सर्विस दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखना यहाँ पर मैंने देखा था इनपुट को यूज़ कर कर हम इन्फॉर्मेशन या फिर सर्विस दे रहे हैं, वो यहाँ पर बात आ जाती है ना, समझो बात को। यहाँ पर इनपुट को हम टाइम इन्फॉर्मेशन यूज़ कर कर एक सर्विस देते हैं। सर्विस क्या देते हैं? बैंक में कोई भी कस्टमर आता है उसे हम सर्विस देते हैं ना, इनपुट में हम इन्फॉर्मेशन टाइम यूज़ करके उसे हम सर्विस देते हैं। यानी कि प्रोडक्शन एक जनरल टर्म है जिसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होती है। आप डेली लाइफ में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ओके। आप स्टडी करते हैं, आप इनपुट में टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, अपना ब्रेन यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद आउटपुट में एक रिजल्ट दे रहे हैं, आपने कुछ सीखा, ये भी एक प्रोडक्शन है, ओके। प्रोडक्शन एक जनरल टर्म है, मगर मैन्युफैक्चरिंग एक स्पेसिफिक टर्म है जो इंडस्ट्री के रिलेटेड ही यूज़ होती है, ओके। यहाँ पर एक और बात याद रखना, एवरी यहाँ पर एक और बात याद रखना, एवरी मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ प्रोडक्शन। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसे हम प्रोडक्शन बोलेंगे, बट एवरी प्रोडक्शन इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। बड़ी बात है जी, यार लिख लेना, एवरी मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ प्रोडक्शन। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसे हम प्रोडक्शन बोल सकते हैं, मगर जब एवरी प्रोडक्शन इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्शन हो रही है उसे आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते, ओके। कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो सिंपली क्या कर रही है, असेंबल कर रही है पार्ट को, असेंबल कर कर एक आउटपुट जनरेट कर रही है, यानी कि वो प्रोडक्शन कर रही है। आप बोलते नहीं उन्होंने इतनी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इतनी प्रोडक्शन कर दी, इतनी पार्ट को असेंबल कर दिया, क्या उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चर किया? सिंपली असेंबली किया। यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग को आप प्रोडक्शन बोल सकते हैं, मगर प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग कभी मत बोलो। बेहतरीन इंटरव्यू क्वेश्चन था। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियर का क्या क्या काम हो सकता है वो आप याद रखो। जैसे मैंने आपको बता दिया, फिर से बता दूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियर क्या करता है? इंडस्ट्री को सेट कर देता है। उसके बाद जो इंडस्ट्री का जो बाकी काम है वो प्रोडक्शन मैनेजर करेगा, वो बताएगा, क्या बताएगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है अभी, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है, व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाना है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी होगी, ओके। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़, वो डे टू डे एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि आज इतनी प्रोडक्शन करनी है, किस प्रोडक्ट की आज प्रोडक्शन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। यानी कि अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? बेसिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हमने प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में सीख लिया। मेन बात सीख ली, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक और बात, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? एक और ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन में आप पता क्या करते हो? आप इनपुट देते हो, आप इनपुट देंगे, आप आउटपुट कलेक्ट कर लेंगे। आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते क्या जो लेबर है उसने इनपुट को अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया, क्या उन्होंने ज़्यादा स्क्रैप वेस्ट को ऐसे तो नहीं फेंक दिया, क्या उन्होंने इनपुट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। मान लीजिए इनपुट में आपने लेबर को 2 डेज़ का टाइम दे दिया। नहीं, आप प्रोडक्शन में पता क्या करोगे? यहाँ पर और क्लैरिटी देना चाहूँगा मैं आपको। प्रोडक्शन में आप लेबर को बोलोगी कि मुझे ये प्रोडक्ट दो, लेट अस अज्यूम दैट मुझे ये प्रोडक्ट बना कर दो। आप सिंपली कुछ दिनों बाद आउटपुट में उसे फिनिश प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लोगे, आप इस चीज़ के बारे में फोकस नहीं कर रहे हैं कि कितनी प्रिसाइजली लेबर ने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया। आप सिंपली आउटपुट में फोकस कर रहे हैं। कहाँ पर?
आप सिर्फ आउटपुट में फोकस कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं क्या लेबर ने ज़्यादा वेस्ट तो नहीं फेंक दी, ज़्यादा स्क्रैप तो नहीं निकाल दिया मटेरियल से, क्या हम उस स्क्रैप को यूटिलाइज कर सकते थे, क्या कम टाइम में आउटपुट बन सकती थी, क्या हम इतनी मनी सेव कर सकते थे। इस चीज़ों के बारे में हम फोकस नहीं करते। मगर प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। इसमें हम देखते हैं क्या जो लेबर है उसने विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट टाइम में क्या उन्होंने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया, फास्टली काम किया, ज़्यादा स्क्रैप और वेस्ट तो नहीं फेंक दी। यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं कितनी फास्ट हमें आउटपुट मिली विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। जब हम सिर्फ आउटपुट पर फोकस करें, हाँ भी मैंने आपको रॉ मटेरियल दे दिया, ये मुझे प्रोडक्ट बनाकर दे दो, वो चाहे इतना वेस्ट वैसे फेंक दे या फिर ज़्यादा टाइम लगाएं, आप उनके बारे में बॉदर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली प्रोडक्टिविटी एक अच्छी टर्म है। आप देखते हैं कि अब वो लेबर को इतने समय में काम करना चाहिए, इतनी स्क्रैप होनी चाहिए, ज़्यादा स्क्रैप वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मटेरियल का प्रॉपर अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग दी प्लांट लोकेशन। अगर आपने प्लांट लगाना है, किसी भी रीज़न में आपने इंडस्ट्री को लगाना है, तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये तो बच्चे वाली बातें हैं। वहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ये बहुत ही बच्चे वाली बातें हैं, ज़्यादा जहाँ पर टाइम लगाते हैं। जो इंडस्ट्री लगानी है वो रॉ मटेरियल के नज़दीक होनी चाहिए। क्यों नज़दीक होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर हमारा रॉ मटेरियल, हमारी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल जहाँ पर मिलता है वहाँ पर नज़दीक होगी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कम कॉस्ट देनी पड़ेगी, हमारा खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे। ये बात याद रखो। जो इंडस्ट्री है हमारी मार्केट के नज़दीक होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को बेचना भी है ना, इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी। वहाँ पर मैन पावर अवेलेबल हो, जो वर्कर है, लेबर है, स्किल्ड लेबर है, इजीली अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज पोल्यूशन, नॉइज, इन सभी बातों का क्या रखना। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं ना आप, सम टाइम क्या होता है ना, कोई गवर्नमेंट है वो क्या करती है, किसी स्टेट में आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो, सम टाइम वो क्या करती है कि उस स्टेट में इंडस्ट्री लाने के लिए आपको वो कुछ आपकी हेल्प करेंगी। क्यों हेल्प करेंगी, क्योंकि आप उनकी स्टेट में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पर जो है लोगों को जॉब्स मिलेगी। इसलिए सम स्टेट में क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है, जो इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। ओके, सम टाइम क्या होता है, लोकल कल्चर भी इफेक्ट करता है। क्या होता है, सम टाइम आप मान लीजिए ऐसी इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो कि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो लोग आपको अपोज करेंगे, उस इंडस्ट्री को अपोज करेंगे। तो इसलिए आपको सभी फैक्टर को देख कर चलना पड़ेगा। टैक्स कितना लग रहा है, इन सभी बातों का भी आपको क्या रखना पड़ता है। सम टाइम मैंने आपको बता दिया ना, गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है जब आपकी स्टेट में इंडस्ट्री लगने जा रही है ना, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ लैंड, मैन पावर, ये सभी बच्चों वाली बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद अभी हम मेन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। अभी हमारे पास प्लांट है ना, वहाँ पर हम मशीन को किस तरह से अरेंज करें, मशीन्स को किस तरह से अरेंज करें, उसके बारे में सबसे पहले होती है प्रोडक्ट लेआउट, उसके बाद प्रोसेस लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट और सेलुलर लेआउट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट लेआउट के बारे में। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। प्रोडक्ट लेआउट को लाइन लेआउट भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं अभी बताऊंगा। इन दिस सिस्टम facilities such as machines, equipments, workforce as per sequence
ऑफ ऑपरेशंस ऑन द प्रोडक्ट। मान लीजिए समझिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट ए है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले लेथ मशीन के ऊपर ऑपरेशन होगा, उसके बाद मान लीजिए इस प्रोडक्ट के ऊपर मिलिंग मशीन के ऊपर ऑपरेशन होगा, उसके बाद मान लीजिए इस प्रोडक्ट के ऊपर ड्रिलिंग मशीन के ऊपर ऑपरेशन होगा, उसके बाद मान लीजिए इसके ऊपर ग्राइंडिंग मशीन पर ऑपरेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से प्रोडक्ट के ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं उस तरह से एक लाइन में, क्या बोला, एक लाइन में उन मशीन्स को अरेंज कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, ए प्रोडक्ट आएगा, पहले यहाँ पर मशीनिंग हो जाएगी, फिर यहाँ पर ओके। यहाँ पर लाइन लेआउट इसलिए, जहाँ पर मान लीजिए ड्रिलिंग होनी है ना, उसके बाद फिर से ड्रिलिंग होनी है, तो फिर से हम ड्रिलिंग के आगे फर्दर मशीन लगाएंगे। मटेरियल का बैक फ्लो नहीं होगा, यानी कि ऐसा करने से क्या होगा, मटेरियल एक लाइन में फ्लो होगा, फास्टली वर्क हो जाएगा। ओके, इसकी एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ये होती है प्रोडक्ट लेआउट। वाई लाइन लेआउट का आपको लॉजिक पता चल गया, एक लाइन में मशीन लग रही है। वाई प्रोडक्ट लेआउट, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ए हमने मशीन से अरेंज की है, इसलिए इसे बोला जाता है प्रोडक्ट लेआउट। ओके, यहाँ पर मेन बात मैं यहाँ नीचे लिखिए, हेयर वी डुप्लीकेट दी फैसिलिटी एज पर रिपीटेड सीक्वेंस, यानी कि ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद फिर से ड्रिलिंग ऑपरेशन चाहिए तो हम ड्रिलिंग मशीन फिर से लगाएंगे, बैक फ्लो नहीं करेंगे। उसके बाद लाइन लेआउट कहाँ पर प्रेफर की जाती है, लाइन लेआउट इज प्रेफर्ड व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम इज हाई, कंटिन्यूस, पार्ट वैरायटी इज लेस एंड पार्ट डिमांड इज रिलेटिवली स्टेबल। यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान से समझना। इसमें क्या होगा, एक तरह के आप प्रोडक्ट आपने बनाना, ए प्रोडक्ट बनाना है, अकॉर्डिंग टू दी ए प्रोडक्ट आपने मशीन को अरेंज कर दिया। अभी ए प्रोडक्ट ही इस सीक्वेंस में बनेगा। अगर आप चाहोगे ना कि मैंने बी प्रोडक्ट बनाना है तो आप बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने बना सकते हैं तो क्या उसमें क्या होगा, बैक फ्लो होगा। मान लीजिए बी प्रोडक्ट पर पहले ड्रिलिंग होनी है, उसके बाद मिलिंग होनी है, फिर यहाँ पर लेथ होनी है, फिर लेथ पर ऑपरेशन होना है, उसके बाद ग्राइंडिंग होनी है। इसलिए प्रोडक्ट लेआउट उस समय यूज़ की जाती है मोस्टली जब हमें एक फिक्स्ड प्रोडक्ट बनाना होता है, डिमांड बेसिकली फिक्स हो जाती है। डिमांड मान लीजिए मार्केट में फिक्स है, उस समय हम इसे यूज़ करते हैं। एग्जांपल इसकी है कोका कोला में क्या डिमांड चेंज होगी, एक सीक्वेंस में प्रोडक्ट बनेगा, एक ही सीक्वेंस होगा, अकॉर्ड जो उसमें डलना है उसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में हम मशीन्स को अरेंज कर देंगे। उसी तरह से यानी कि ये प्रोडक्ट है ए। अगर मैं आपको बोलूँ कि जहाँ पर बी प्रोडक्ट बनाना है, अभी हमने कुछ बिस्कुट बनाने हैं, क्या आप बिस्कुट बना पाओगे इसी सीक्वेंस में? नहीं, उसके लिए डिफरेंट मशीन चाहिए। यानी कि जब पार्ट की डिमांड फिक्स है ना, उस समय हम इस लेआउट को यूज़ करते हैं। पार्ट की डिमांड फिक्स है, प्रोडक्शन वॉल्यूम, जहाँ पर प्रोडक्शन देखिए कितनी फास्ट होगी, एक सीक्वेंस में ऑपरेशन चलते जाएंगे, प्रोडक्शन फास्ट होगी। मगर जहाँ पर क्या होता है, पार्ट वैरायटी जब लेस हो, जब पार्ट वैरायटी लेस हो उस समय हम इसे प्रेफर करते हैं। ओके, अगर पार्ट वैरायटी ज़्यादा है तो हम आगे बात करेंगे किसे प्रेफर करेंगे। और पार्ट डिमांड इज़ रिलेटिवली स्टेबल, जैसे कोका कोला बन रहा है, कोका कोला ही बनता जा रहा है, स्टेबल डिमांड है, उस समय हम इसे प्रेफर करते हैं। इसकी अभी थोड़ी सी एडवांटेज देख लें। लाइन लेआउट जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रेफर कहाँ पर करते हैं यहाँ पर ऑटोमेशन पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर आप रोबोटिक सिस्टम लगा सकते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक काम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम पॉसिबल है। एक बात याद रखना, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पर पार्ट वैरायटी कम होगी, जहाँ पर पार्ट वैरायटी ज़्यादा है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होगी। जहाँ पर
डिफरेंट 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 प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप ए प्रोडक्ट बना रहे हैं, बी प्रोडक्ट बना रहे हो, सी प्रोडक्ट बना रहे हो, डी प्रोडक्ट बना रहे हो। वहाँ पर पार्ट वैरायटी तो ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन कम होगी। जहाँ पर पार्ट वैरायटी कम है, जैसे कोका कोला, एक ही आप कोका कोला बनाई जा रहे बनाई जा रहे हो, उस समय प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर मैं लिख ही दूँ, पार्ट पार्ट वैरायटी मोर। अगर पार्ट वैरायटी मोर है तो प्रोडक्टिविटी, जनरल रूल है ये, प्रोडक्टिविटी कम होगी जनरल। इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी देखेंगे जिनमें हमें दोनों प्रॉपर्टी मिलेगी। ओके, जहाँ पर पार्ट वैरायटी, यहाँ पर पार्ट वैरायटी जो है कम है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कोका कोला की एग्जांपल देख लो, वहाँ पर पार्ट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर पार्ट वैरायटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम होगी। जैसे कोई इंडस्ट्री मान लो, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, उस समय क्या होगा, उनका मेन फोकस होगा कि हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद ये वाला। यानी कि उनका मेन मोटिव ये नहीं होगा प्रोडक्टिविटी बनाना, उनका मेन मोटिव होगा वैरायटी को बढ़ाना। ओके, समझ गए आप। उसके बाद मैं आपको और पॉइंट बता दूँ, लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल। वर्क इन प्रोसेस का मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन में वर्क भी जाएगा, यहाँ पर रुकेगा ही नहीं कहीं पर, फास्टली वर्क होता जाएगा। वर्क इन प्रोसेस यानी कि वर्क इन प्रोसेस में कम टाइम रहेगा, नाम से पता चल रहा है वर्क इन प्रोसेस में कम समय रहेगा। लेस वर्क इन प्रोसेस यानी कि फिनिश फास्टली हो जाएगा। लीस्ट मटेरियल हैंडलिंग, व्हाट इज़ मटेरियल हैंडलिंग, एक मशीन से दूसरी मशीन तक हम कुछ भी मटेरियल को लेकर जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग लीस्ट है क्योंकि मशीन सी उसी तरह से हमने अरेंज की हुई हैं, सिंपल सी बातें हैं। स्किल ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड इज़ लो। यहाँ पर स्किल क्या चाहिए, स्किल क्या चाहिए, सिंपली देखो, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए कोका कोला बनाना है, आप 1 साल हो गया उस कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी स्किल क्या चाहिए, एक बार आपने सीख लिया, एक बार सीख लिया उसी को रिपीट करते जाना है। स्किल तो वहाँ पड़ेगी जब आपको आज कोका कोला बनाना है, कल बिस्कुट बनाने पड़ेंगे, कल तीसरी चीज़ बनानी पड़ेगी, उस जगह आपको स्किल चाहिए। इसलिए यहाँ पर स्किल की इतनी ज़रूरत नहीं। हाई प्रोडक्टिविटी है, क्यों प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, टाइम कम में हम आउटपुट ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। लो साइकिल टाइम है यानी कि फास्ट काम हो रहा है। सिंपल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, सिंपली हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली एक यहाँ पर जो सुपरवाइज़र होगा वो पूरी लाइन को कंट्रोल कर सकता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल सी बातें है। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज क्या है, पार्ट वैरायटी लो है, जैसे मैंने आपको बता दिया। चेंज इन डिज़ाइन, अगर हमने बी प्रोडक्ट को बनाना है, अभी हमें कोका कोला बनाना है, बिस्कुट बनाने हैं, नहीं बना पाएंगे। ब्रेक डाउन ऑफ वन मशीन विल फेल दी होल सिस्टम, यहाँ पर ये मेन बात है। अगर हमारी मिलिंग मशीन फेल होगी ना तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा, जिसकी डिसएडवांटेज है। हाई इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन डुप्लीकेशन ऑफ मशीन्स, जैसे एक ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर है, उसके बाद दूसरी ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर होगी, यानी कि एक लाइन में अगर लगाना है तो इसी तरह मशीन लगानी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, इनिशियली सेटअप कॉस्ट ज़्यादा है। इसे हम कहाँ पर प्रेफर करते हैं, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, गैस बॉटलिंग प्लांट, कोका कोला, पेप्सी, बिस्कुट, यहाँ पर एक तरह के प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूसली बनते हैं, वहाँ पर हम इसे प्रेफर करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास होती है प्रोसेस लेआउट। इसमें क्या है, प्रोसेस लेआउट में क्या है, प्रोसेस लेआउट में क्या आता है, पहले यहाँ पर पढ़ ले। सिमिलर मशीन्स और सिमिलर ऑपरेशंस, सिमिलर मशीन्स और सिमिलर ऑपरेशंस आर लोकेटेड एट वन प्लेस एज पर दी फंक्शन। यहाँ पर उसके ऑपोजिट हो जाएगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर एक जहाँ पर रूम होगा हमारे पास, एक जहाँ पर होगा, एक जहाँ पर होगा, एक जहाँ पर होगा। यहाँ पर एक मशीन होगी, यहाँ पर मशीन होगी, यहाँ पर मशीन होगी,
यहाँ पर मशीन होगी, यहाँ पर मशीन होगी, यहाँ पर मशीन होगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। एक रूम में एक ही टाइप की मशीन हम रखेंगे। लेथ मान लीजिए, लेथ है यहाँ पर मिलिंग है, यहाँ पर ड्रिलिंग है, यहाँ पर मान लीजिए ग्राइंडिंग मशीन है। यानी कि एक रूम में एक तरह की मशीन्स हैं। अभी क्या होगा, रॉ मटेरियल आएगा, सभी मशीन पर काम होकर एक हम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में इस रॉ मटेरियल को रखेंगे, फिर इस रूम में ले जाएंगे, इस रूम में ऑपरेशन होगा, फिर हम रॉ मटेरियल को रखेंगे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में, इस रूम में ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन हो जाएंगे, रॉ मटेरियल को रखेंगे, रॉ मटेरियल को रखेंगे, इस यहाँ पर ले जाएंगे। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये होती है प्रोसेस लेआउट। एक ही रूम में एक टाइप की मशीन सामने रख दी है, एक रूम में हमने एक टाइप मशीन सामने रख दी। इसकी क्या एडवांटेज है अभी देखते हैं। सिमिलर मशीन्स और सिमिलर ऑपरेशंस आर लोकेटेड एट वन प्लेस एज पर दी फंक्शन। यहाँ पर क्या, हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर ये हमें कोई ये नहीं है कि हमने एक ही लाइन में मशीन अरेंज की है उसी तरह का ऑपरेशन होगा, नहीं। अगर पहले हम लेथ पर वर्क करना चाहें, उसके बाद अगर हम ड्रिलिंग पर जाना चाहते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग पर, उसके बाद मिलिंग पर जा सकते हैं। यानी कि जहाँ पर हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमें कोई बाउंडिंग नहीं है कि हमने ये पाथ फॉलो कर ही जाना है, ये पाथ फॉलो करके, ये कोई बाउंडिंग नहीं रहती। इसलिए पार्ट वैरायटी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था अगर पार्ट वैरायटी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन कम होगी। यानी कि उनका मेन फोकस यही होगा, अगर वैरायटी ज़्यादा आ रही है उसे बनाकर सेल करते हैं। ओके, चेंज इन डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट इज़ ईजी टू इनकॉर्पोरेट। जैसे प्रोसेस लेआउट में, प्रोडक्ट लेआउट में क्या था, आप एक तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आप कोई डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। पार्ट वैरायटी ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप एक मशीन से, एक रूम में जो मशीन है दूसरे रूम में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। ओके, उसके बाद लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस के बाद तीसरे प्रोसेस में फिर से उसी टाइप की मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेक डाउन ऑफ वन मशीन विल नॉट हॉल्ट द एंटायर सिस्टम। जैसे प्रोडक्ट लेआउट में एक मशीन ख़राब होगी, प्रोडक्शन सिस्टम स्टॉप हो गया, ख़त्म। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एक मशीन ख़राब होगी क्योंकि एक रूम में और भी मशीन्स हैं, एक रूम में मान लीजिए 5 लेथ मशीन है, एक ख़राब होगी कोई बात नहीं, काम तो चलता रहेगा। मगर डिसएडवांटेज क्या है इसकी, हाई स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड। क्योंकि डे बाय डे पार्ट वैरायटी बदल रही है, कस्टमर की डिमांड बदल रही है। अब अभी लेबर की स्किल पर डिपेंड करेगा। हाई स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड। ग्रेटर मटेरियल हैंडलिंग क्यों, अभी आपको यहाँ से जहाँ पर भी जाना पड़ सकता है, फिर जहाँ से आपको जहाँ पर भी जाना पड़ सकता है, और फिर से जहाँ पर भी जाना पड़ सकता है, फिर से आपको बैक भी जाना पड़ सकता है। यानी कि प्रोडक्ट लेआउट में कोई ऐसा चक्कर नहीं था, आपको एक ही पाथ फॉलो करना था। यहाँ पर क्या है, आपको ग्रेटर मटेरियल हैंडलिंग है, सिस्टम है। ऑटोमेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ऑटोमेशन कैसे पॉसिबल होगी, पार्ट वैरायटी ज़्यादा है। अगर एक फिक्स्ड प्रोसेस हो तो ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऑटोमेशन इज़ इम्पॉसिबल, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करना। हाई वर्क इन प्रोसेस, यानी कि वर्क इन प्रोसेस, जो वर्क पीस है, जो प्रोडक्ट ज़्यादा समय प्रोसेस में रहेगा, यानी कि ज़्यादा फास्टली हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। हाई साइकिल टाइम, सिंपल सी बात है। डिफ़िकल्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अभी क्या है ना, वहाँ तो हमने एक सुपरवाइज़र लगा दिया था, नहीं, यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर अलग सुपरवाइज़र लगाना पड़ेगा, जहाँ पर अलग सुपरवाइज़र, यहाँ पर अलग सुपरवाइज़र, जहाँ पर अलग सुपरवाइज़र। जो
कि इन सिस्टम को कंट्रोल कर सके, डिज़ाइन कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस लेआउट इज स्टेबल व्हेन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा चेंज हो रही है। लो वॉल्यूम, लो प्रोडक्शन वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पर वैरायटी ज़्यादा है वहाँ पर प्रोडक्शन वॉल्यूम लो ही होगा। हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, फ्रिक्वेंट चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, यहाँ पर वैरायटी बदलती रहती है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास लेआउट होती है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। आपने गौर किया होगा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो मूव करता है एक मशीन से ए प्रोडक्ट दूसरी मशीन की तरफ मूव करता है आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द ऑपरेशन। मगर सम टाइम क्या होता है, हम प्रोडक्ट को एक जगह एक मशीन से दूसरी मशीन तक नहीं कर सकते। एग्जांपल, कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप अपना घर बना रहे हैं, क्या आप घर में कोई पहले मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, क्या आप घर को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगे? नहीं लेकर जाएंगे। घर में कुछ और भी काम करना है, कारपेंटरी का काम है, क्या आप वहाँ पर लेकर जाएंगे घर को? नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं मूव करेगा। प्रोडक्ट के पास जो इक्विपमेंट्स आएंगे, मैन पावर आएगी, जो सारा सिस्टम है वो प्रोडक्ट के पास आएगा और प्रोडक्ट पर ही सारा काम होगा। इन फिक्स्ड पोजीशन लेआउट द मेन प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। ऑल द सोर्सेज, रॉ मटेरियल, मैन, मशीन बीइंग यूज्ड ब्रॉड टू लोकेशन। ओके, दिस टाइप ऑफ लेआउट इज यूजफुल फॉर बिग साइज और डिफ़िकल्ट टू मूव प्रोडक्ट, जैसे शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट। क्या अगर आप शिप बना रहे हैं, आप सोचो शिप को आप वहाँ पर ही बनाओगे जहाँ पर आपने शिप को चलाना है ना, उसके नज़दीक ही बनाओगे। ओके, उस शिप को मूव नहीं कराओगे, शिप के पास आप जाओगे, वहाँ पर जो सभी सिस्टम को फिट करेंगे, जो मशीन को लेकर जाओगे, मैन पावर जाएगी। ओके, यानी कि जब प्रोडक्ट का साइज बिग होगा तो आप प्रोडक्ट को मूव नहीं कराओगे, आप खुद मूव होंगे उस सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास होती है सेलुलर लेआउट। उसके बाद सेलुलर लेआउट होती है जो कि ग्रुप टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। किसके ऊपर होती है? ग्रुप टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक लोट आया है, इस लोट में क्या है, एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हमने होल करना है, एक हमारे प्रोडक्ट आया है उसके ऊपर हमने बोरिंग ऑपरेशन करना है, एक प्रोडक्ट आया है हमारे पास उसके ऊपर हमने रीमिंग ऑपरेशन करना है। इन सभी के ऊपर आप गौर से देखना, सभी एक टाइप के ऑपरेशन है। अभी हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ड्रिलिंग मशीन लगा देंगे, फिर हम बोरिंग मशीन लगा देंगे, फिर हम रीमिंग ऑपरेशन मशीन लगा देंगे। जिस प्रोडक्ट के ऊपर ड्रिलिंग होनी है, ड्रिलिंग करने के बाद फिनिश, जिसके ऊपर बोरिंग होनी है, बोरिंग करने के बाद फिनिश, जिसके ऊपर रीमिंग होनी है, रीमिंग करने के बाद फिनिश। यानी कि एक हमारे पास लोट आया, उस लोट में हमने 3 प्रोडक्ट उठा लिए, 3 प्रोडक्ट हमने उठा लिए, उन 3 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने मशीन को अरेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू दैट फिर ये मशीन्स फिनिश प्रोडक्ट जनरेट कर देगी। ये जो हमने 3 ग्रुप बनाए हैं, ये हमने जो 3 ग्रुप हैं, इस लोट से हमने जो प्रोडक्ट उठाकर ये जो ग्रुप बनाया, इसे हम बोलते हैं पार्ट फैमिली। एक हमने फैमिली बना दी है। अकॉर्डिंग टू दी फैमिली, अभी अब देखना, अकॉर्डिंग टू दी फैमिली अभी हमने मशीन्स अरेंज कर दी है, इसे हम बोलते हैं क्लस्टर्स ऑफ मशीन। ये होती है ग्रुप सेलुलर लेआउट। इन ग्रुप टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पार्ट विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू वन फैमिली इज नोन एज पार्ट फैमिली। बता दिया आपको। फॉर ईच पार्ट फैमिली डेडिकेटेड क्लस्टर ऑफ मशीन्स आर आइडेंटिफाइड, बता दिया मैंने आपको। सेलुलर लेआउट इज स्टेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्मॉल बैचेस। अगर हमने लार्ज वैरायटी बनानी है स्मॉल बैचेस में,
तो हम इसे प्रेफर करते हैं। उसके बाद मैं आपको फास्टली बताना चाहूँगा क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद देखें हमारे पास अभी प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन। अभी आप घर में देखो, आप किचन की एग्जांपल लेते हैं। अब अभी आपने किचन में एक क्वांटिटी बनानी है, क्या आपने कॉन्टीन्यूसली उस क्वांटिटी को बनाते रहना है, या फिर एक बैच में क्वांटिटी को बनाना है? अभी मैं बना लूँगा, उसके बाद थोड़े समय बाद बनाना है, उसके बाद थोड़े समय बाद और बनाना है। ओके, जब हम जब हम जब हम जो प्रोडक्ट है वो बैचेस में बनाते हैं, पहले हम इतने प्रोडक्ट बना लेंगे एक बैच में, उसके बाद जब रिक्वायरमेंट आएगी दूसरा बैच बना लेंगे, उसे हम बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। जब हम कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्ट बनाते रहें उसे हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का एक फर्दर इम्प्रूव्ड वर्जन है जो कभी रुकता ही नहीं है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब है कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हम बनाते रहेंगे, मास प्रोडक्शन कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना देंगे। मगर इसका एक फर्दर स्पेशल केस है, जब प्रोडक्शन रुके ही ना, उसे हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन। जॉब शॉप प्रोडक्शन क्या है? जनरल प्रोडक्शन सिस्टम। किचन की एग्जांपल ले लें, अभी आपको बोल दिया कि मुझे ए प्रोडक्ट बना के दो, बना दिया। बी प्रोडक्ट बना के दो, बना दिया। सी प्रोडक्ट बना के दो, बना दिया। डी प्रोडक्ट बना दिया। यानी कि जहाँ पर वैरायटी ज़्यादा है मगर प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है, आप प्रोडक्शन कम करोगे अब, मगर जो जो आपको बोल रहा है वो आप बनाकर दे ही जाओगे। इसी तरह से इंडस्ट्री में होगा। ओके, इंडस्ट्री के साथ रिलेट करते जाना। मगर बैच प्रोडक्शन में क्या होगा ना, अगर आपको बोल दिया जाए मुझे ए प्रोडक्ट बना कर दो, तो आप उसी समय उसे ए प्रोडक्ट नहीं बना कर दोगे, आप बोलोगे रुको मुझे और डिमांड आने दो। ए प्रोडक्ट दूसरा आएगा, मैन वो बोलेगा कि मुझे भी एक प्रोडक्ट चाहिए, तीसरा इंसान आएगा मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि आपके पास एक बैच बन जाएगा। उस बैच बनने के बाद आप बोलोगे कि मेरे पास बैच बन चुका है, अभी मैं एक ही लोट में इस बैच को मैन्युफैक्चर कर देता हूँ या फिर किचन में बना देता हूँ, तो फिर उन्हें मैं डिलीवर कर दूँगा। इसे हम बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। जॉब शॉप प्रोडक्शन में क्या था, एक ऑर्डर आया बना दो, दूसरा ऑर्डर आया बना दो, उसी समय बना दो। मास प्रोडक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूसली बनाते जाओ, जैसे कोका कोला की मैंने एग्जांपल दी, ये मास प्रोडक्शन है, बनाते जाओ कॉन्टीन्यूसली। मास प्रोडक्शन का मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट को बनाते जाओ। कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन एक स्पेशल केस बन जाता है जो कभी रुकता ही नहीं, जो कभी रुकेगा ही नहीं। कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन, रिफाइनरीज, जो कभी रुकती नहीं है, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन। यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन। एक्स एक्सिस पर हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वाई एक्सिस पर हमारे पास है प्रोडक्ट वैरायटी। कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन में क्या होता है, पार्ट वैरायटी कम है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बनानी है मगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। मास प्रोडक्शन में क्या है, आपने एक ही प्रोडक्ट बनाना है, पार्ट वैरायटी तो ठीक ठीक है मगर वॉल्यूम प्रोडक्शन भी यहाँ पर ज़्यादा है, वॉल्यूम प्रोडक्शन ज़्यादा है, पार्ट वैरायटी यहाँ पर कम ही है। ओके, यानी कि जब पार्ट वैरायटी कम होगी वॉल्यूम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, रिपीट करने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। बैच प्रोडक्शन में क्या है, वॉल्यूम प्रोडक्शन कम है मगर पार्ट वैरायटी ज़्यादा है। जॉब फॉर प्रोडक्शन में क्या है, वॉल्यूम प्रोडक्शन बहुत ही कम है मगर पार्ट वैरायटी ज़्यादा है, जितना आपको डिमांड आती है बनाते जाओ। यहाँ तक था बेसिक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। थैंक यू।